गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मार्च 13 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से आपके लिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ। कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं डिस्कशन आज हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो रहने वाला है सेम सेक्स मैरिज के बारे में। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में कई सारी पेटिशंस लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कुछ जवाब मांगा था। तो क्या गवर्नमेंट ने यहाँ पे आंसर दिया है, क्या गवर्नमेंट सेम सेक्स मैरिज के फेवर में है या अगेंस्ट में है, उसके बारे में हम पे बात करने वाले हैं। इसी के साथ साथ मिलता जुलता आज का एडिटोरियल सेक्शन भी है जो अडल्ट्री और आर्म फोर्सेस के बारे में बात करता है। तो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जानेंगे, डिटेल में जाएंगे इसके बारे में हम लोग। ठीक है जी, चलिए। नेट जीरो वेस्ट क्या होता है, इसके बारे में गवर्नमेंट ने कुछ बातें यहाँ पे बोली हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस क्या है, G20 में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में बात करेंगे। फेक न्यूज को लेकर थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ESG रेगुलेशंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे और कुछ एडिशनल आर्टिकल भी अपने पास यहाँ पे रहते हैं। चलिए जी, थोड़ा सा ये जो नोट्स आपको दिए हैं ना, ये वाले, इसके अंदर हल्का सा अपडेट करने की जरूरत है, जो आपको थोड़ा सा क्लास के एंड में जब PDF डाउनलोड करते हो ना, आपको वहां पे मिल जाएंगे। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर PDF कहाँ से डाउनलोड करें। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों ने वीडियो को करना है लाइक, कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस तो जरूर देनी है सभी ने। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हो, DNA देखते हो, तो उसको आप कर लीजिए करें। चलिए जी, पहला आर्टिकल है, क्या कहता है देखिए। सेम सेक्स यूनियन कैन रॉक सोसाइटल वैल्यूज सेंटर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई अगर इंडिया में हम लोग सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर देते हैं, जिसमें दो कपल जो होते हैं, या तो दोनों फीमेल होंगी या दोनों मेल होंगे, वो हमारी जो सोसाइटीज की वैल्यूज हैं, ठीक है, हमारे जो मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, उनको जो है नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, उनको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने सरकार ने एफिडेविट में कहा है। देखिए थोड़ा मामला क्या है, थोड़ा पीछे जाता है मामला। एक्चुअली दिल्ली के से एक PIL डाली गई थी, एक PIL चेन्नई से डाली गई थी, देश भर से ना 3-4 PIL ऐसे डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और उन्होंने कहा था कि देखिए साहब, देखिए इंडिया में ना मैरिज दो तरीके से लागू होती है। ठीक है, दो कानून है बेसिकली इंडिया में मैरिज के। एक तो हमारे पर्सनल लॉज होते हैं, वो तो बेसिकली सबको पता ही है। एक होता है हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। स्पेशल मैरिज एक्ट ये कहता है कि भाई डिफरेंट कास्ट वाले लोग भी, डिफरेंट रिलीजन से जो बिलोंग करते हैं, वो लोग भी शादी कर सकते हैं। जो पर्सनल मैरिज एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सेम कास्ट या सेम मैरिज की शादी की बात करते हैं। तो ये जो PIL है, इन्होंने ये कहा कि देखिए साहब, हम जो आपके पर्सनल लॉ है ना, उनके अंदर चेंज करने की बात कर ही नहीं रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954, उसके अंदर चेंजेस कर दिए जाएं। उसके अंदर जो है आप साथ के साथ जो है सेम सेक्स के कपल्स को भी ऐड कर दें, ऐसा उन्होंने कहा है। उनका कहना है कि देखिए भाई, ये हमारा डिग्निटी का सवाल है, हमारे प्राइवेट अफेयर्स का सवाल है, ये हमारे फंडामेंटल राइट का सवाल है, आप ऐसा क्यों नहीं करते हो। अभी तक इंडिया में जो स्पेशल मैरिज एक्ट है या पर्सनल लॉ है, इसके अंदर जो शादी का प्रावधान है, जिसके अंदर दो दो लोग होते हैं, उसमें एक तो बायोलॉजिकल मेल होता है और एक बायोलॉजिकल फीमेल होती है। ठीक है, ये उसके अंदर माना जाता है, सेम सेक्स को किसी तरह का कोई भी रिकॉग्निशन यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए भाई, इतने सारे लोग सवाल पूछ ही रहे हैं तो क्यों ना सरकार से जवाब ले लिया जाए। सरकार ने क्या कहा है, सरकार ने ये कहा कि देखिए साहब, ये जो हम लोग बायोलॉजिकल मेल और बायोलॉजिकल फीमेल की बात करते हैं, वो एक एक्सेप्टेड पॉइंट ऑफ व्यू है सोसाइटी का। ठीक है, और अगर आप सेम सेक्स मैरिज में के बीच में शादी कराओगे, तो वो जो है नुकसान हो जाएगा सोसाइटल वैल्यूज का। उनका ये कहना है कि जो बायोलॉजिकल मेल होता है, बायोलॉजिकल वुमन होती है, उसके बीच में जो शादी होती है, वो एक होली यूनियन है, एक पवित्र बंधन है, सैक्रोसैंक्ट है, पवित्र है, उसको आप छेड़खानी नहीं कर सकते, और ये हमारे देश के संस्कार है, ऐसा उन्होंने कहा है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो शादी है, जो उसे, ये कोई आज की चीज तो है नहीं, एज ओल्ड ट्रेडिशन है, सदियों से चला आ रहा है, हमारे रिचुअल्स हैं, हमारी प्रैक्टिसेस है, हमारे कल्चरल एथोस हैं, उनके अगेंस्ट में चला जाएगा अगर हम लोग सेक्स मैरिज को अलाउ करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, सरकार ने ये भी कहा कि जो सेम सेक्स मैरिज के लेकर हम लोग बात करते हैं, वो एक स्टैट्यूटरी, रिलीजियस और सोशल इशू है। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है।
ठीक है। अगर कोई कानून कल को बनाया जाएगा या चेंज किया जाएगा, वो पार्लियामेंट के थ्रू होना चाहिए, क्योंकि आज भी इंडिया में जो पर्सनल लॉ है या फिर जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो भी पार्लियामेंट के थ्रू ही हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें जो है दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अगर सरकार को फ्यूचर में लगता है तो वो खुद पार्लियामेंट करेगी, सुप्रीम कोर्ट उसमें ज्यादा टांग ना अड़ाए तभी अच्छा है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब सरकार ने एक चीज और कही, गवर्नमेंट का यह कहना है कि 2018 में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था इंडिया में, जिसे नवतेज सिंह जौहर केस कहते हैं। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जो सेम सेक्स सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। तो सरकार का यह कहना है कि देखिए साहब, आपने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज तो कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि होमोसेक्सुअल रिलेशन को लेजिटिमाइज यानी कि लीगल कर दिया गया है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। डीक्रिमिनलाइज करना अलग है और लीगल करना अलग होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है जी। उन्होंने ये भी कहा साथ के साथ कि साहब ये फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21, डिग्निटी, वो सब ठीक है, हम उस बात को मानते हैं, लेकिन वो तभी तक लागू होगा जब तक हेटेरोसेक्सुअल मैरिज की बात होगी। ठीक है, क्योंकि थ्रू आउट द हिस्ट्री यही नॉर्म हुआ है और आगे भी यही होना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। लिविंग टुगेदर एज अ पार्टनर एंड हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप बाय द सेम सेक्स इंडिविजुअल, ठीक है, इज नॉट कंपेरेबल विद द इंडियन फैमिली यूनिट कंसेप्ट ऑफ द हस्बैंड वाइफ एंड द चिल्ड्रन। हमारे देश में जो हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन का जो कॉन्सेप्ट चलता है, तो भाई वो अलग है। और जो सेम सेक्स के जो पार्टनर साथ में रहते हैं, इनके गे या लेस्बियंस, एलजीबीटी कम्युनिटी, वो एक अलग है। तो हम उसको ना तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और ना ही उसको हम लोग प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा सरकार का जवाब यहाँ पे आया है। ठीक है जी। चलिए, ये पुराना कंटेंट है, इसी कंटेंट से मिलता जुलता है। बेसिकली ये हम लोगों ने लास्ट मंथ किया था और उसी की कंटिन्यूएशन में आज आर्टिकल हम लोगों ने किया है। तभी आपको मैंने ये चीज बताया था कि सेक्शन 377 को हटा दिया गया था एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें। अगर आप दुनिया भर की बात करें तो नेदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इस तरह की 25 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें सेम सेक्स मैरिज को है लीगल स्टेटस दिया गया है। ठीक है, इंडिया में वो नहीं दिया गया है। बाकी ये एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने आपके लिए वैसे डाल ही दिया है, ये स्पेशल मैरिज एक्ट वाला, एलजीबीटी कम्युनिटीज एंड ऑल दैट, वो सब कंटेंट आपके मैंने एक्स्ट्रा तो नहीं है। अगर आप रेगुलर एनालिसिस देखते हैं तो ये कंटेंट ऑलरेडी आपके पास पहले से होगा ही। ठीक है, तो वही है सारा कुछ ये। ठीक है जी। इंडिया में जो मैरिज एक्ट करना है, ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में 2-3 प्रोविजन मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। एप्लीकेबिलिटी की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हिंदूज, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, पारसीज एंड द ज्यूज। ठीक है, कैन ऑल्सो परफॉर्म मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। ये लोग जो है वो पर्सनल के अंदर भी कर सकते हैं, स्पेशल के अंदर भी कर सकते हैं। इंटर रिलीजन जो मैरिज होती हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में होती हैं। ठीक है, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड एक्सटेंड टू द इंटेंडिंग स्पाउसेस हु आर बोथ इंडियन नेशनल और इंडियन नेशनल लिविंग अब्रॉड। ठीक है, तो मतलब जो एनआरआई होते हैं उनको भी ऊपर भी लागू होता है। जो इंडियन नेशनल है अभी तक, उनके पास इंडिया का पासपोर्ट है लेकिन वो बाहर रहते हैं, उनके लिए भी लागू होता है। और जो इंडियन है उनके ऊपर तो लागू होता ही है ऑफ कोर्स। और मैरिज की कंडीशन क्या होती है वो आपको अच्छे से पता ही है ना। 21 साल की एज होनी चाहिए बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए कम से कम 18 साल की एज होनी चाहिए, है ना। वो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे दिया गया है। तो ये पुराना कंटेंट है, तो इसको डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं, ऑलरेडी आपके पास ये होगा ही। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मोर बिल्डिंग सेट टू अचीव नेट जीरो वेस्ट। तो इसके साथ साथ सरकार जो है क्या करना चाहती है, 2-3 काम करना चाहती है। अब पहला तो ये है कि भाई जो लैंडफिल्स होती हैं जहां पे मतलब कचरा डाला जाता है, ठीक है, एक तो उनको रिड्यूस करना है। पहला काम तो सरकार ये करना चाहती है। दूसरा सरकार काम ये करना चाहती है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, देखिए नीचे लिखा है कहीं पे, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6.3 है, वो क्या कहता है, halving the proportion of the untreated wastewater and substantially increase recycling and the safe reuse of the globally by 2030। 2030 तक इसको आधा करना है। तो सरकार चाहते हैं कि भैया इंडिया इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अचीव करे। तो ये हो गया हमारा दूसरा टारगेट। तीसरा टारगेट ये है सरकार का कि भाई ये जो वेस्ट मटेरियल निकलता है हमारी सोसाइटीज वगैरह से, हम इसका कुछ ना कुछ कमर्शियल यूज कर सकते हैं। जैसे फर्टिलाइजर वगैरह में कुछ ना कुछ आपने इसका कर दिया या कुछ और कर सकते हो आप इससे। ठीक है, तो एक तीर से सरकार 3 निशाने साधना चाहती है। पहली बात तो ये है, तो लैंडफिल को रिड्यूस करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है और उसका कमर्शियल यूज करना है।
तो इसलिए सरकार क्या करेगी? इसके लिए सरकार ने अभी अभी तक आया नहीं है, ठीक है, अभी इस मंथ के एंड में या अगले मंथ के फर्स्ट वीक में गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस इशू करने वाली है स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरीज को। हाउसिंग सोसाइटी जो है, ठीक है, ये जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होते हैं, शॉपिंग मॉल वगैरह या सब वो सब मार्केट में जो होते हैं, ठीक है, वो उनको खास गाइडलाइंस दी जाएंगी कि भाई उनके यहां से जो भी कचरा निकलता है ना, मैंडेटरी कर दिया जाएगा उनके लिए दैट इट शुड बी नेट जीरो वेस्ट। जितना भी कचरा निकलेगा वो सारे का सारा कचरा प्रॉपर तरीके से प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। उनका जितना भी डिस्चार्ज होता है वेस्ट लिक्विड, वो पूरी तरह से ट्रीट होना चाहिए 100%, ठीक है, ऐसा उनको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी जाएंगी। अचीविंग नेट जीरो वेस्ट मींस रिड्यूसिंग, ये देखिए ये 3 आर आपने याद रखने हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिकवर। बहुत काम आएगा मेंस में, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना बहुत काम आते हैं, एकदम अपने आंसर की ना वेटेज 10 गुना इंक्रीज कर देते हैं। रिड्यूस, रीयूज एंड रिकवर वेस्ट, ठीक है, और फिर बाद में इस वेस्ट को वैल्यूएबल सोर्स में कन्वर्ट कर देना है ताकि पैसा भी बने भैया, क्योंकि जो प्रेजेंट सरकार है वो तो पैसे की बात करती है। आप कोई भी देख लेना, किसी भी स्कीम में हमेशा पैसा इन्वॉल्व यहाँ पे होता है और चाहिए भी, ऑफ कोर्स, इसमें कोई गलत तो है नहीं। तो ये जो हमारे सेप्टिक टैंक्स हैं, इनका डिजाइन कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो सब इसके अंदर आएगा। जो वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करने वाले जो व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जीएसटी रिड्यूस किया जाएगा। जितने भी हमारे सेप्टिक टैंक है सबको जियो टैग किया जाएगा, मतलब जीपीएस वगैरह सिस्टम उनके साथ लगाया जाएगा ताकि इनको प्रॉपर तरीके से कवर किया जा सके। जो मैन होल्स होते हैं भाई उनको भी प्रॉपर तरीके से ट्रैक किया जाएगा। तो सरकार जो है काफी कुछ यहाँ पे करने वाली है। एक स्कीम सरकार ने चलाई है, मैन होल टू मशीन होल, ठीक है, तो इसके तहत भी हम लोग कुछ काम करने वाले हैं। मतलब जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है उसको इरेडिकेट करना है। देश में जितने भी मैन होल्स होते हैं या फिर अभी जहाँ पे जो है इंसान साफ सफाई करते हैं उसको मशीनों के द्वारा किया जाना है, ठीक है, वो तभी हो पाएगा जब आप उनको ट्रैक करोगे, है ना, हमेशा आपके पास डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये कुछ कुछ सरकार जो है यहाँ पे करने वाली है। तो लीगल पेनल्टी लगाई जाएगी अगर बिल्डिंग्स ऐसा नहीं करेंगी। तो जो बिल्डर्स लोग होते हैं भाई, कुछ लोग इससे नाराज हैं, कुछ लोग खुश हैं, हालांकि ज्यादातर तो लोग खुश हैं, उनका तो यही कहना बढ़िया है भाई, साफ सफाई रहेगी तो काम कुछ ना कुछ होगा। हालांकि रूल्स तो देश में बहुत बनते हैं, प्रॉब्लम हमारे देश में ना इम्प्लीमेंटेशन की है। लेट्स होप कि अच्छे से इम्प्लीमेंट हो और कुछ ना कुछ बढ़िया काम हो यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए, G20 मीट टू फोकस ऑन द ब्लू इकोनॉमी, रिस्पॉन्सिबल एआई। एआई का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आजकल बहुत सारी चीजें होती हैं। एग्जाम्पल दूं आपको, देखिए बढ़िया एग्जांपल देता हूँ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये जो कंटेंट बनाया गया है जो आपके सामने है, ये कंटेंट मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके बनाया है, समझ रहे हो। आजकल एक नया सॉफ्टवेयर आया जिसे कहते हैं चैट जीपीटी, ठीक है। ये खुद से कुछ नहीं करता, लेकिन इंटरनेट के ऊपर जो भी कंटेंट होता है उस कंटेंट में से सबसे बढ़िया बढ़िया चीजें उठा लेता है, जो भी आप उसको क्वेश्चन भेजते हो उसके हिसाब से, और आपके सामने कंटेंट पेश कर देता है। तो ये जो कंटेंट, ये स्लाइड है, पर्टिकुलर स्लाइड, ये मैंने एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ही बनाई है। लेकिन ये जो मैंने बनाई है ये एक रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इररिस्पॉन्सिबल नहीं है। इररिस्पॉन्सिबल तो वो होता है भाई जो फेक न्यूज जनरेट करता है या ऐसी ऐसी चीजें जो करता है, राइट, वो सब इररिस्पॉन्सिबल होता है। तो समय के साथ चीजें चेंज होती हैं, है ना भैया, चेंज होना ही समय की मांग होती है। तो आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आने वाले टाइम में इसकी प्रेजेंस और ज्यादा बढ़ेगी। तो सरकार चाहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज किया जाना चाहिए। और ब्लू इकोनॉमी तो वेरी वेल, ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ था कहीं ना कहीं, देखिए रहा, ब्लू इकोनॉमी इज अ सस्टेनेबल यूज ऑफ द ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंप्रूविंग लाइवलीहुड एंड द जॉब्स while preserving the health of our ecosystem। बेसिकली हमारा जो ओशियन इकोसिस्टम है, ओशियन रिसोर्सेज हैं, उनका सस्टेनेबल तरीके से यूज करना ही ब्लू इकोनॉमी होता है। रिस्पॉन्सिबल एआई का मतलब क्या होता है? इट्स अ गवर्नेंस फ्रेमवर्क aimed at which data can be collected and used। ठीक है, डेटा तो आप कलेक्ट करोगी, उसको यूज भी करोगे, लेकिन वो इस तरीके से होना चाहिए, इट शुड बी अकाउंटेबल, है ना, इट शुड बी अकाउंटेबल। अब डेटा जो जनरेट कर रहे हो भाई वो पब्लिक के सामने जाएगा, पब्लिक के ऊपर इंपैक्ट करता है, तो ऐसा होना चाहिए कि नेगेटिव इंपैक्ट ना करे। अब ये जो दो चीजें हैं, रिस्पॉन्सिबल एआई और ब्लू इकोनॉमी,
अब आपको पता ही है कि G20 में हमारी प्रेसिडेंसी हमारे पास है भाई इस बार। तो एक स्पेशल एक मीटिंग होती है जिसे कहा जाता है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20, SAI 20, एंगेजमेंट ग्रुप डेलीगेट्स मीट। तो इसमें G20 के जितने लीडर्स होते हैं वो आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, ठीक है, और फिर डिस्कशन वगैरह किया जाता है। बेसिकली यू नो वेरी वेल कि मीटिंग चाय समोसा पानी पीते हैं, बातचीत करते हैं। इंडिया को जो रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं वो है हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे ऐसा ही आएगा। रिसेंट सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 मीटिंग वाज हेल्ड इन इंडिया, इट इज प्रिजाइडेड बाय हूम। तो आपका पूछेगा वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस तरह के सवाल पूछता है वो उससे प्रीलिम्स में। ये आपको ध्यान देना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर पढ़ा होगा तो ध्यान रहेगा, तो नहीं तो बच्चे तुक्का मार के कुछ भी आएंगे। तुक्का नहीं मारना है, काम अच्छे से करना है, ठीक है। कैग के बारे में ये ओल्ड स्लाइड है, पुरानी स्लाइड्स हैं, मैंने मिल गई थी गलती से कहीं से तो मैंने सोचा आपके लिए ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये आपने सेल्फ स्टडी के लिए पढ़ना है, ठीक है। ये तो स्टैटिक पोर्शन है, लक्ष्मीकांत में सब कुछ दिया ही हुआ है, तो इसमें तो कुछ कराने का फायदा नहीं है, ठीक है। ये भी जो कैग को लेके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, ठीक है, आप इसको देख सकते हो, आर्टिकल्स हमारे। कैग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो भी मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड आपके लिए डाल दी थी, ठीक है। पॉलिटी वाले कंटेंट में तो आपको हमेशा मैं ही सजेस्ट करता हूं कि आप एक बार जाके लक्ष्मीकांत तो जरूर पढ़ें। जो कंटेंट मैं आपको देता हूं वो डिटेल्ड नहीं होता है क्योंकि करंट अफेयर की क्लास होती है, बट लक्ष्मीकांत से जाके जरूर पढ़ें। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा कहता है भैया वीडियो अलीजिंग अटैक ऑन द माइग्रेंट वर्कर्स इन तमिलनाडु शोड इन पटना बिहार पुलिस। देखिए अभी तक ये टॉपिक हम लोगों ने डीएनए में कवर नहीं किया था, लेकिन आज थोड़ा इसकी बैकग्राउंड बता देता हूँ। देखिए क्या हुआ था लास्ट मंथ बिहार में और तमिलनाडु में व्हाट्सएप पे कुछ वीडियोस वगैरह शेयर हो रही थी, जिसमें ये दिखाया गया था कि तमिलनाडु में जो बिहार से जो माइग्रेंट वर्कर्स जाते हैं काम करने के लिए, उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या तो वो बिहार में वापस जा रहे हैं या फिर वो काम पे नहीं जा रहे हैं, उनको डर लग रहा है। अब जब इसकी इंक्वायरी वगैरह हुई तो ये पता चला कि इनमें से बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो फेक हैं। एक्चुअली में तमिलनाडु में ऐसे अटैक हुए भी नहीं है, अगर मान लो कहीं हुए भी होंगे छोटे मोटे तो इतना बड़ा इशू नहीं बनना चाहिए था। ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में ही कुछ लोग अपने पॉलिटिकल गेन के लिए ये सब वीडियोस वगैरह फालतू में शेयर कर रहे हैं। दिस इज अ फेक न्यूज। बिहार पुलिस ने तो यहां तक कह दिया है कि इनमें से कई सारी वीडियोस ऐसी हैं जो तमिलनाडु के अंदर शूट हुई ही नहीं, वो पटना के अंदर शूट की गई हैं, ताकि फेक न्यूज को फैलाया जा सके, डर का माहौल बनाया जा सके, ठीक है। और कई सारे लोगों को इसमें अरेस्ट भी किया गया है। तो ये तो फेक न्यूज का आपको अच्छे से पता है। कुछ साल पहले एक फेक न्यूज हो रही थी बेंगलुरु से, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के लोगों के अगेंस्ट में जो है फेक न्यूज चलाई गई थी कि वो बच्चों को किडनैप करते हैं, है ना, तब भी वायलेंस हुआ था। तो ये फेक न्यूज छोटी मोटी चीज नहीं है भाई। फेक न्यूज से लोगों की जान तक जा सकती है, अटैक हो सकते हैं, समाज के अंदर जो भाईचारा है, ब्रदरहुड है, वो डिस्टर्ब होता है ना, सोशल हार्मनी यहाँ पे जो है डिस्टर्ब होती है। तो फेक न्यूज बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। जिस तरह से सोशल मीडिया की पहुंच हो गई है आजकल हर इंसान तक, है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत लोग बैठे रहते हैं, उनका काम ही यही होता है, जो फेक न्यूज को शेयर करते रहते हैं। उनको पता, बहुत बार लोगों को पता भी नहीं होता है फेक न्यूज है, बस उनके पास कुछ आर्टिकल आया, किसी चाचा ताऊ ने, फूफा जी ने फॉरवर्ड किया और उसको पढ़ के ऐसे ही फॉरवर्ड कर देते हैं, ये जाने पहचाने की बस सही है या गलत है, इतना बोधरेशन कोई नहीं लेता। उनको लगता है कि अरे चाचा जी ने भेजा तो सही होगा, चलो आगे फॉरवर्ड कर दो। फिर चार लोग फॉरवर्ड करते हैं, आगे से 4 से 16 फॉरवर्ड करते हैं, पूरे समाज में फैल जाता है, डर का माहौल बन जाता है ना। देखिए कितनी तरह की फेक न्यूज आपने देखा ही होगा कि जब नए नोट इंट्रोड्यूस हुए थे तो कई सारे न्यूज चैनल ने क्या खबर चलाई थी दिन भर कि इसके अंदर जीपीएस सिस्टम होगा, चिप लगेगी, आप 2000 नोट को छुपा नहीं सकते, सैटेलाइट उसको पकड़ लेगा। क्या फालतू की न्यूज दे रहे हैं जी, है ना। आपको पता है मैं किन चैनल्स की बात कर रहा हूँ। जी न्यूज पे कितनी सारी फेक न्यूज चली थी कि मुंबई के में जो दाऊद इब्राहिम है ना, जिसने मुंबई में अटैक कराया था, कि दुबई के अंदर जो है उनकी 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो मोदी सरकार ने सीज कर ली, उसके बंगलो जो है सीज कर लिए। ये सब फेक न्यूज जो है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ हमारे जो व्हाट्सएप पे ही फॉरवर्ड हो रहा है, अरे भाई एकदम से न्यूज चैनल जो है इस तरह की फेक न्यूज चलाते हैं, न्यूज चैनल्स जिनका काम है समाज में अवेयरनेस फैलाना। अब ये देखिए रिपब्लिक की एक न्यूज थी कि इमाम बुखारी जो दिल्ली के जामा मस्जिद के जो है इमाम है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, 2-2 करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से जामा मस्जिद के अंदर जो है बिजली का कट लगा दिया गया। ऐसी फालतू की न्यूज चला रहे हैं, सब फेक न्यूज है। जब इनसे बोला जाता है कि भाई ये तो फेक न्यूज है,
और इनकी हिम्मत देखे ले, ये लोग सॉरी तक भी नहीं बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई, दोबारा से एक आर्टिकल लिख दें कि भाई हम लोगों ने आर्टिकल चलाया था वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर थी नहीं। एकदम इतना बेशर्मी के साथ न्यूज चलाते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चलाते हैं फेक न्यूज कि आप इनको पकड़ ही नहीं सकते। तो फेक न्यूज एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर बातचीत और सीरियसली होनी चाहिए। फेक न्यूज क्या होती है क्या नहीं होती है, वो थोड़ा सा मेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ से क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा से भी आ सकता है। पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है फेक न्यूज की, सिर्फ इंडिया में ही नहीं है। फेक न्यूज इज अ काइंड ऑफ येलो जर्नलिज्म दैट कंप्राइजेस इंटेंशनल, देखिए इंटेंशनल मिस इन्फॉर्मेशन और होक्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू कन्वेंशनल प्रिंट, मतलब जैसे हमारा न्यूज चैनल्स हो गए या फिर न्यूज़पेपर वगैरह हो गए, ब्रॉडकास्टिंग न्यूज मीडिया आप यहाँ पे देख ही रहे हो जी न्यूज वाला, और इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह वो चलता ही रहता है ना। फेक न्यूज इंटेंशनली रिटन इन ऑर्डर टू गेन फाइनेंशियली और द पॉलिटिकली थ्रू सेंसिलाइजेशन, मतलब सेंसिटिव कर देते हो न्यूज को, एग्जैगरेटेड और द फॉल्स हेडलाइन। अब वैसे तो आई नो कि आप न्यूज देखते ही नहीं होंगे, न्यूज चैनल से आजकल देखने का कोई फायदा नहीं है, इतनी बकवास न्यूज आती है कि थोड़ा देखना ही, आप सनसद टीवी देख सकते हो, जो कि थोड़ी हेल्प कर सकते हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बाकी न्यूज बहुत बेकार है भाई। कल मैं एक न्यूज देख रहा था, गलती से चैनल का नाम आपको नहीं बताऊंगा, उसमें दिखाया था H3N2 कि कोविड से भी भयंकर बीमारी है और दुनिया खत्म हो जाएगी, लिटरली ये चल रहा था। कोविड से भयंकर बीमारी H3N2, दुनिया खत्म होने की कगार पर, ऐसा न्यूज चला रहा था। एंड इट इज जस्ट अ सीजनल फीवर, जस्ट अ सीजनल फीवर, समझ रहे हो, जो सबको बुखार होता है। अब ये है भैया हमारे न्यूज चैनल की औकात। खैर, फेक न्यूज के क्या क्या कॉजेज होते हैं? इंटरनेट, नो चेकिंग अथॉरिटी, ठीक है, कोई फैक्ट चेक नहीं करता है, लैक ऑफ रेगुलेशन एंड इमोशंस, इमोशन तो भाई सारा कुछ चलता ही है, इमोशन के दम पे सब कुछ है ना। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आप फेक न्यूज को नहीं रोक सकते। व्हाई? क्योंकि ये पता ही नहीं चलता कौन उसको जनरेट कर रहा है। प्राइवेसी राइट्स हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है, नीड फॉर द हाई एनक्रिप्शन की नीड है जो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। वेलफेयर ऑफ द इंडियंस, इट कुड एक्चुअली अफेक्ट द वेलफेयर ऑफ द इंडियन डिजिटल यूजर्स, यस। फॉर इंस्टेंस व्हाट्सएप इज क्रूशियल फॉर द रूरल पीपल टू चीपली कनेक्ट विद देयर फैमिली मेंबर्स फार अवे, जो लोग माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं तो व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू वीडियो कॉल वगैरह कर लेते हैं, पिक्चर्स भेज सकते हैं, ठीक है। ये सब जो है फेक न्यूज की वजह से गड़बड़ हो जाती है। ये अभी आपने देखा बिहार वाला, ये इसी व्हाट्सएप पे तो फॉरवर्ड हो रहा है सब कुछ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड है। ज्यूरिसडिक्शन इश्यूज, व्हाट्सएप यूजर्स कन्वर्स आउटसाइड इंडियन बाउंड्रीज। व्हाट्सएप कोई इंडियन कंपनी तो नहीं है, फेसबुक इंडियन कंपनी तो नहीं है, इंस्टाग्राम कंपनी तो नहीं है, फॉरेन की कंपनी है भाई, आप कितना इनको रेगुलेट कर लोगे, वो भी एक समस्या है ना। तो बहुत सारे चैलेंजेस तो हैं, लेकिन सॉल्यूशन भी तो हमें ढूंढना है। क्या सॉल्यूशन हो सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग कि ये सॉल्यूशन हो सकता है फेक न्यूज को दूर करने का, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं मुझे कि भाई आपने कौन सी ऐसी वियर्ड वाहियात कोई फेक न्यूज सुनी है, और आप ये भी बताएं कि क्या आपने भी कभी किसी फेक न्यूज के ऊपर जो है बिलीव किया है कि नहीं किया है। आजकल तो बहुत होता है यार, हमारे खुद बड़े बड़े पॉलिटिशियंस सीएम तक लोग फेक न्यूज शेयर कर देते हैं ट्विटर वगैरह पे, बाद में उनको पता चलता है ये तो फेक न्यूज था, चेक करते नहीं है। इतना टाइम किसके पास है चेक करने का? और चेक करें भी तो कहाँ करें चेक करें भी तो कहाँ करें? आप जी न्यूज खोलोगे, आज तक खोलोगे, या और भी जो दूसरे चैनल्स हैं, यहाँ पे भी फेक न्यूज आ रही है। तो ये बड़ी समस्या है आज के जमाने में, है ना, प्रॉब्लम तो है। खैर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। द राइज ऑफ द ESG रेगुलेशन, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ESG एंड डिस्कस अबाउट द ESG रेगुलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ESG का मतलब होता है एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस, आपने याद रखना है। ESG से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों में थोड़ा फर्क होता है, दोनों में काफी सिमिलैरिटी भी होती है, आगे बात करेंगे। कहता क्या है देखिए, ओवर द लास्ट डेकेड रेगुलेटर्स एंड कॉर्पोरेशंस around the world have embraced the idea that the business should be measured not just on the traditional economic metrics such as the shareholder return but also their environmental impact। देखिए क्या कहता है, ट्रेडिशनली क्या होता था, ट्रेडिशनली जो कंपनीज होती थी उनका एकमात्र काम होता था कि उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट कमा के देना है। ये बिजनेस का
मेन फंडा क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। एनवायरमेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, कैसे नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन ये एटीट्यूड धीरे धीरे चेंज हो रहा है, जिस तरह से एनवायरमेंट की मूवमेंट जो है वो बढ़ रही है। आज के जमाने में जो कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेट्स होती हैं, वो शेयर होल्डर को तो प्रॉफिट देती ही देती हैं, साथ के साथ वो ये भी ध्यान रखती हैं कि एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, जो समाज है, सोशल इश्यूज, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। आप आजकल देखिए क्या हो रहा है, जो वीवन वर्कर्स वो सेफ हैं कि नहीं, है ना, जो कॉर्पोरेट जो वेस्ट मटेरियल होता है वो प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट उसका हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीजें ध्यान रखी जाती है ना। आजकल कंपनीज के ऊपर काफी प्रेशर पड़ गया है ना, खासकर सिटीजन्स का, सरकारों का, तो के एनवायरमेंट के लिए ध्यान रखें। तो दे शुड हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एनवायरमेंट, सोशल एंड द गवर्नेंस। इसे कहते हैं ESG। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कंपनीज की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि वो पैसा कमा के अपने शेयर होल्डर्स को दें, इसके साथ साथ कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो एनवायरमेंट के लिए, समाज के लिए और गवर्नेंस के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया चीज करें। इसे कहते हैं ESG। CSR से कैसे अलग होता है? देखिए, CSR आपको मैंने बता दिया, 2013 में और 2021 में कानून ये आया था जिसके अंदर हम लोगों ने अपने कंपनीज एक्ट के अंदर चेंज किया था। कोई भी कंपनी इंडिया में, कोई भी ऐसा कॉर्पोरेशन, प्राइवेट कॉर्पोरेशन या सरकारी कॉर्पोरेशन, जिसकी जो मिनिमम टर्नओवर है वो 1000 करोड़ रुपए होता है, वो अपने टोटल प्रॉफिट का 2%, 2% ये मैंडेटरी कर दिया गया है, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खर्च करेंगी। उसमें एनवायरनमेंट भी हो सकता है, एजुकेशन भी हो सकता है, हेल्थ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, बड़ी बड़ी जो कंपनी है ना, वो अपने प्रॉफिट का 2% खर्च करेंगी इन सारी चीजों के ऊपर। ये होता है CSR। CSR, ठीक है। कोई गांव को, किसी गांव को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, कहीं पे जो है टॉयलेट्स बनवा देते हैं, कहीं पे स्कूल बनवा देते हैं, ये सब CSR के अंदर में आता है। लेकिन ESG थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इंडिया में अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है ESG। ESG थोड़ा सा अलग है, मतलब CSR से एक स्टेप आगे है। ESG में हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी बात करते हैं, चाइल्ड लेबर की भी बात करते हैं, बॉन्डेज लेबर की भी बात करते हैं, सप्लाई चेन की बात करते हैं। यूजली ये जो सारी चीजें होती हैं, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, ये गवर्नमेंट का काम होता है, ये प्राइवेट कंपनीज का काम नहीं होता है। लेकिन ESG में जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो खुद से इनिशिएटिव लेती हैं ताकि इन सेक्टर्स के अंदर भी काम किया जा सके, अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल सेक्टर जो वहां पर जैसे एजुकेशन, हेल्थ वगैरह हो गया। ये होता है ESG। ESG इंडिया में कितना रेलेवेंट है? ऑलरेडी हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं, है ना। हमारे पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है, हमारे पास जो है NGT है, हमारे पास सेबी है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। ऑलरेडी हम लोग ESG के लिए ठीक ठाक सा काम कर रहे हैं, है ना। क्लाइमेट को, चाहे जेंडर को एंड ऑल दैट, बट इम्प्लीमेंटेशन की थोड़ी हमारे यहाँ पे समस्या है। तो फ्यूचर में आप देखोगे कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, एनवायरमेंट कंसर्न को लेके, जेंडर कंसर्न को लेके, गवर्नेंस कंसर्न को लेके, सोशल कंसर्न को लेके, और जो गवर्नमेंट है वो और भी ज्यादा सेंसिटिव होगी। अभी इंडिया में ESG का उतना रेलेवेंस नहीं है, अभी अमेरिका, यूरोप वगैरह में थोड़ा सा ज्यादा सीरियसली लोग इसको ले रहे हैं। इंडियन कंपनीज के ऊपर क्या रेलेवेंस इसका हो सकता है? देखिए, इंडिया तो भाई एक ओपन इकोनॉमी है, हम लोग तो चाहते हैं कि यूरोप से, अमेरिका से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आए। वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में तभी आएगी जब हम लोग ESG के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि विदेशी कंपनी इस चीज के ऊपर बहुत फोकस करती हैं, है ना, चाइल्ड लेबर, बॉन्डेज लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो सब करके। तो अगर इंडियन कंपनी ESG को अप्लाई करती हैं तो डेफिनेटली ये जो कंपनी है वो चाइना से में जाने की बजाय इंडिया में आने की कोशिश करेंगी। तो इंडियन कंपनी को बेनिफिट तो है, ये इन्वेस्टमेंट आएगा, साथ के साथ देखिए सोसाइटी का भी कुछ ना कुछ भला हो ही जाएगा भाई, है ना। तो एक तीर से कई सारे निशाने हम लोग यहाँ पे साध सकते हैं। चलिए, ये जो आर्टिकल है राजस्थान का राइट टू हेल्थ बिल, ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए डाला गया है। अडल्ट्री एज अ मिसकंडक्ट एंड द जुडिशियल म्यूजिंग्स, ये देखिए क्या कहता है। पहले बात है वो ये पता होना चाहिए अडल्ट्री का मीनिंग क्या होता है ना, ये सबको अच्छे से पता ही होगा कि जो जो मैरिड कपल्स होते हैं, अगर वो अपनी आउटसाइड मैरिज अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं किसी और के साथ, तो दैट इज कॉल्ड अडल्ट्री। अब पहले इट वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है, इट वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस, बट बाद में आपको ऊपर वाला आर्टिकल हम लोग ने देखा ही था, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था, इट्स नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, बट यस इट कैन बी अ ग्राउंड फॉर द डिवोर्स।
क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, एक डिवोर्स के लिए ग्राउंड हो सकता है, ऐसा कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने यह कहा कि अडल्ट्री जो है वो एक इमोरल एक्ट हो सकता है, इमोरल, लेकिन क्राइम नहीं है, ऐसा कोर्ट ने कहा। अब हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, हमारे जो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स वगैरह है, वहां पे कई बार एडल्ट्री के केस सामने आते हैं। ठीक है, यूजली क्या होता था, जब एडल्ट्री के केस आते थे डिफेंस फोर्सेस में, तो उस पर्सन को जो है डिसमिस कर दिया जाता था सर्विस से। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, अब क्या होगा? तो क्या अभी भी आर्मी में पुराने रूल चलेंगे या नए रूल चलेंगे? सरकार ने जो है इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा कि साहब आप ये बताइए, आपने सेक्शन 198 को तो आपने कर दिया, ठीक है, लेकिन क्या आर्म फोर्सेस का क्या यहाँ पे पुराने लागू होंगे या नए लागू होंगे? कोर्ट ने कहा देखो भाई, ये जो मैंने डीक्रिमिनलाइज किया है ना, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए किया है। आर्म्ड फोर्सेस के अंदर एक्स्ट्रा डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए उसको वहां पे हम लोग लागू नहीं करेंगे। आज भी आर्म्ड फोर्सेस में अडल्ट्री वाले केस में जो पर्सनल होते हैं उनको डिसमिस कर दिया जाता है। ये तो है एक यूजुअल प्रोविजन। आज का जो आर्टिकल जिन साहब ने लिखा है, ठीक है, आज का आर्टिकल लिखने वाले हैं मिस्टर आर के विज। ये एक फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के अंदर, ठीक है, बड़े आदमी है भाई, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। इनका यह कहना है कि आर्म्ड फोर्सेस में जो डिसमिस किया जाता है सर्विसेज में से अडल्ट्री वाले केस में, वो गलत है, वो गलत है। देखिए, हमारे पास आर्टिकल 33 है आर्टिकल 33 है। 33 ये कहता है कि आम जो फोर्सेस हैं हमारी, ठीक है, चाहे मिलिट्री हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, उनके फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 33। ठीक है, उनका यह कहना है कि भाई ठीक है, आपने उनके फंडामेंटल राइट को कर्टेल तो कर दिया, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनकी प्राइवेसी खत्म हो गई, क्योंकि प्राइवेसी इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। अभी देखिए 2-3 केस आए थे, राजस्थान में केस आया था जिसमें जो है एक पुलिस वाले का जो है रिलेशन था किसी और के साथ बाहर, और उसके बच्चे बच्चे भी थे उसके साथ। तो जब इनके पास इंक्वायरी बैठी तो उनको डिपार्टमेंट ने नौकरी से निकाल दिया, ये चले गए हाई कोर्ट में। राजस्थान हाई कोर्ट ने पता क्या कहा? राजस्थान हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये इनकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है, अगर वो बाहर अडल्ट्री कर रहे हैं तो ये इनकी पर्सनल चॉइस है, तो आप इनके ऊपर मोरल पुलिसिंग नहीं कर सकते। हाँ, अगर अगर इनकी पर्सनल चॉइस की वजह से अगर इनकी नौकरी के ऊपर इंपैक्ट होता, मतलब अगर ये अगर ये अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करते तो बात अलग थी। अपनी ड्यूटी तो अच्छे से कर रहे हैं ना, तो इनके ऊपर जो है सर्विस कंडक्ट रूल नहीं लगेंगे। ये इनकी एक ये इमोरल एक्ट हो सकता है, लेकिन ये इलीगल नहीं है, ऐसा राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा। ऐसा ही एक मामला गुजरात हाई कोर्ट के अंदर भी आया, जिसमें अंदर एक पुलिस वाला था, उसके रिलेशन थे किसी एक विडो के साथ, और उनके खिलाफ जो है जब डिपार्टमेंटल कार्रवाई हुई तो उनको डिसमिस कर दिया गया, वो भी कोर्ट में चले गए। वहां पे भी कोर्ट ने यही कहा कि इट कैन बी इमोरल एक्ट, उनके इमोरल एक्ट की वजह से उनकी ड्यूटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। हाँ, आप इमोरल एक्ट के बेसिस पे कुछ कर लीजिए, लेकिन इलीगल तरीके से नहीं करना चाहिए, ये कहा है राजस्थान और दिल्ली हाई कोर्ट ने। ऐसा ही आर्म फोर्सेस के अंदर भी लागू हो सकता है। आर्म फोर्सेस में अगर कोई अडल्ट्री करता है, उसकी वजह से अगर उसकी ड्यूटी इंपैक्ट होती है तो बात अलग है, आप उसको डिसमिस करिए, लेकिन अगर ड्यूटी वो अच्छे से कर रहा है तो भाई आप उसको डिसमिस क्यों कर रहे हो? इमोरल एक्ट हो सकता है, ठीक है, बट वो सब नहीं हो सकता। जैसे आप सबको पता है कि भाई आर्मी की कैंटीन में दारू मिलती है ना, डिस्काउंट पे, सब्सिडी पे ड्रिंक मिलती है ना। अब ड्रिंक भी तो एक इमोरल एक्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग मान सकते हैं कि ड्रिंकिंग करना इमोरल एक्ट है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? अगर ड्रिंकिंग करने से अगर आप ड्यूटी गलत कर रहे हो तब तो बात अलग है, लेकिन अगर आप ड्रिंक कर रहे हो और आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा रहे हो तो क्या दिक्कत है? इसीलिए तो ड्रिंक वहां पे सर्व की जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई आर्मी में ड्रिंक सर्व नहीं करनी चाहिए, तो एक इमोरल एक्ट है। बीइंग इमोरल इज डिफरेंट, ठीक है, बीइंग डिसऑनेस्ट विद योर ड्यूटी इज डिफरेंट। इमोरल होना आपका पर्सनल मैटर हो सकता है, ड्यूटी आपका पब्लिक मैटर है। ये जो है इस आर्टिकल के अंदर इन्होंने यहाँ पे कहा है, ठीक है। बार बार चीजें मतलब घुमा फिरा के इन्होंने वही चीज बोली है। आर्टिकल 33 जो है वो फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है,
लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, सो एज टू एंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड मेंटेनेंस ऑफ द डिसिप्लिन अमंग देम। ठीक है, अगर वो डिसिप्लिन्ड हैं, अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं, तो भाई इट्स अ मैटर ऑफ देयर प्राइवेसी। ठीक है, इफ द कंडक्ट इंटरफेयर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द ड्यूटी, सच कंडक्ट में बी कंसिडर्ड एज द कमिंग ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर वो ड्यूटी सही कर रहे हैं तो फिर आप उनको उनको क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, और ऐसा हर जगह लागू हो सकता है। हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट पुलिस है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स हैं, और जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं, सभी जगह ये होना चाहिए। तो बस इनका यही कहना है, बेसिकली घुमा फिरा के कंक्लूजन यही निकलता है कि इमोरल एक्ट आप उसको मान सकते हो, लेकिन आप उसको इलीगल एक्ट मत मानिए। ठीक है, और इनके पर्सनल व्यू हैं ये, तो आप ये भी थोड़ा समझिए इस चीज का। इसका काउंटर आर्गुमेंट भी डेफिनेटली हो सकता है। अगर अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि भाई आर्म फोर्सेस के अंदर हमें एक्स्ट्रा डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि इस तरह के जो इमोरल एक्टिविटीज होती हैं, अडल्ट्री होती है, उससे ऊपर ड्यूटी का इंपैक्ट पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि अडल्ट्री वाले केस में कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो इनका पर्सनल व्यू अलग है, सुप्रीम कोर्ट का व्यू अलग है। ठीक है, तो एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा हमें उन सारी चीजों में। चलिए ठीक है जी, कुछ एडिशनल आर्टिकल है। ये वाला आर्टिकल थोड़ा ठीक लगा मुझे, साइंटिफिक डिवाइस साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है जी। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।